Hello student, in this video we will discuss about the azeotrophs और constant boiling mixture। तो इस azeotrophs में azeotroph का जैसे मीनिंग ही होता है constant boiling mixture। constant boiling मतलब मिक्सचर का मीनिंग है द मिक्सचर whose मतलब कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनके कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है बट एट ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन और कंपोजिशन और इन कंसंट्रेशन द होल मिक्सचर बिकम ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू पर आकर के हो जाता है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके बराबर भी हो सकता है, या जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके बराबर भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यदि हम एजियोट्रॉफ्स को देखें, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं या ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन, या फिर ये बोल सकते हैं कि इनका जो कंपोनेंट्स है द कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज और इन वेपर फेज आर सेम, ये दोनों सेम ही होते हैं। एजियोट्रॉफ्स आर दोज द सॉल्यूशंस which boil at constant temperature and can distill unchanged in composition। मतलब ऐसे मिक्सचर जिनको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, जबकि मिक्सचर वो होते हैं विच हैव टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, जबकि मिक्सचर में तो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स हैं। और इसमें यदि हम देखें तो हम इनको जो है चेंज नहीं कर सकते या इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लो, इट इज फर्स्ट इवापोरेट एंड गेट सेपरेटेड। वो सबसे पहले इवापोरेट हो जाएगा और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, यदि उसका थोड़ा ज़्यादा है तो वो बाद में सेपरेट होगा। थर्ड कंपोनेंट है, यदि उसका और टेम्परेचर यदि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो फिर इस तरह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको पहले सेपरेट कर लिया जाता है, जनरल जो मिक्सचर्स होते हैं। लेकिन वही मिक्सचर जब एजियोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ऑन बॉइलिंग प्रोड्यूस वेपर विद द सेम कंपोजिशन एज द लिक्विड। यदि हम जनरल मिक्सचर लेंगे तो हम जिसको बॉयल करेंगे सबसे पहले उसी का ही सिर्फ वेपर बनेगा या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इससे जब वेपर का फॉर्मेशन होगा बॉइलिंग करने पर, तब भी यहाँ पर दोनों ही हमको वेपर में मिलेंगे एक साथ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जबकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, सॉल्वेंट का अलग है, लेकिन हमने दोनों को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जब इसको बॉयल करना चाहा या हीट करना चाहा तो यहाँ वेपर में हमें दोनों के ही कंपोजिशन एक साथ देखने को मिले। मतलब लिक्विड में भी वही थे और वेपर फॉर्म में भी सेम कंपोजिशन पाया जाता है। और यदि हम इसको देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉफ्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हो या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों के द्वारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन के द्वारा। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज बोथ कंपोनेंट्स बॉयल एट सेम टेम्परेचर। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है सेम हो जाता है, दोनों के दोनों अब सेम टेम्परेचर पर बॉयल होने लगते हैं। हाउएवर दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इन प्योर फॉर्म, जबकि वही कंपोनेंट जब प्योर फॉर्म में थे या उन्होंने जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं किया था, जनरल मिक्सचर था, जनरल सॉल्यूशन था, तब उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। लेकिन यहाँ दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है। अब मान के चलिए कि एक कंपोनेंट सॉल्यूट है, सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम वाटर कंसीडर कर रहे हैं तो अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। हम यदि इसको बॉयल करेंगे तो सबसे पहले बॉयल क्या होगा, 80 वाला पहले बॉयल हो जाएगा। लेकिन यदि वो एजियोट्रॉप्स बना लेता है, इसका 80 वाले का पहले वेपर बनेगा, लेकिन एजियोट्रॉप्स यदि बना लेगा तो अब दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर वेपर का फॉर्मेशन करेंगे और दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। या तो 80 पर भी हो सकता है या 80 से कम पर भी हो सकते हैं,
या फिर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 या 100 के ऊपर भी जा सकता है, मतलब अराउंड 100 भी हो सकता है। तो जब इस तरह से दोनों का मतलब 80 वाले का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 हो सकता है और 100 वाला भी बॉयल हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पर इफ दे फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसका मतलब है कि ये 2 टाइप्स के हो जाएंगे एजियोट्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मतलब बॉइलिंग पॉइंट या ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ यहाँ पर भी है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि देखें तो हमने 2 टाइप्स के डेविएशन पढ़े हैं। एक तो ऐसे सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और दूसरे थे द सॉल्यूशंस विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर ये 2 तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, यदि हम इसमें देखें द सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law they can form minimum boiling azeotrophs। मतलब वो सॉल्यूशंस हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन देते हैं या आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिवली जो है डेविएट कर जाते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि इनका वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ेगा मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने का मतलब है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन में इन सच सॉल्यूशन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स हाईएस्ट। वेपर प्रेशर क्या होगा, हाईएस्ट हो जाएगा। जब हाईएस्ट हो जाएगा देन देयर बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स लोएस्ट और इस तरह के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। यदि हम देखें इन द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप the boiling point of minimum boiling azeotrope lower than that component whose boiling point is low। जिस कंपोनेंट का मतलब 2 कंपोनेंट यदि हमने लिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है दोनों में से, उससे कम या उसके बराबर या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसी के ही आसपास पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे ये है एथेनॉल C2H5OH, इसका प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन। वाटर है, वाटर के साथ मिक्स किया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373। अब दोनों को हमने मिक्स किया, लगभग वाटर में 95% एल्कोहल है, 5% वाटर मिक्स किया है। इस कंसंट्रेशन पर इस फ्रैक्शन में ये मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है x, ये वाटर का है 0.056 या एथेनॉल का 0.944 या सिंपली बोल सकते हैं द सॉल्यूशन विच कंटेन 95% एल्कोहल। 95% जिसमें एथेनॉल हो। तो अब देखिए दोनों का ही इस पॉइंट पर इन्होंने इस कंसंट्रेशन पर क्या बनाया हुआ है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर ये आ गया 351 केल्विन। तो प्योर कंपोनेंट एथेनॉल का था 351.5 जबकि इस कंसंट्रेशन पर जब 95% एल्कोहल है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 351 केल्विन, मतलब लोवेस्ट से भी कम हो गया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उससे भी बॉइलिंग पॉइंट अभी कम हो गया है। तो ये इस टेम्परेचर पर 351 केल्विन पर वाटर भी इसी पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 373 है। तो वो भी 351 पर बॉयल होगा और 351.5 वाला भी 351 पर बॉयल होगा। तो जब यदि वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर दिया जाते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट एकदम लोवेस्ट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर हाईएस्ट होता है और वेपर प्रेशर हाईएस्ट मतलब है जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हो राउल्ट्स लॉ से, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अनदर एग्जांपल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, फर्स्ट एग्जांपल्स देखें जैसे वाटर और प्रोपेनॉल। ए सॉल्वेंट के रूप में लिया हुआ है वाटर और बी मतलब है सॉल्यूट, ये है प्रोपेनॉल। इसको हमने 72% मिक्स किया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर ए का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 372.2। लेकिन इस कंसंट्रेशन पर जिस सॉल्यूशन में 72% प्रोपेनॉल हो बाकी वाटर हो, उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का
बॉइलिंग पॉइंट देखें 361, तो 361 मतलब ये 373 और ये 370.2, 370.2 इसका कम है बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी कम हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो इस तरह से भी देखा जाए मतलब मिनिमम से मिनिमम भी हो गया, लोवेस्ट से लोअर पहुंच गया। सेकंड इसी तरह से और आगे देखें, ये बेंजीन है सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्यूट के फॉर्म में है एसिटिक एसिड, इट कंसिस्ट 2% एसिटिक एसिड एंड 98% बेंजीन। इस तरह के सॉल्यूशन में तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 353.1, एसिटिक एसिड का है 390.9, जबकि एजियोट्रॉप का 353.1, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसी के ही लगभग बराबर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का भी बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल, एथेनॉल हियर 6.8%, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 334.2, जबकि इसका 351.5, मतलब क्लोरोफॉर्म का कम है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का भी देखिए यहाँ 332.3 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो इस तरह के सॉल्यूशन से यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट उसी के ही आसपास लगभग होता है। तो ये था फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आगे है सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मीनिंग the boiling point of this kind of mixture become higher than the boiling point whose मतलब the component higher than that component whose boiling point is high। जिस component का boiling point high है दो में से, उससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हो जाता है, तब हम उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो। और इस तरह के सॉल्यूशन मतलब जो मिक्सचर बनाते हैं वो सॉल्यूशन बनाते हैं द सॉल्यूशन विच शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। इस तरह दो सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, दे कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब क्यों बना लेते हैं? नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर वहां पर कम हो जाएगा। तो इस तरह के यदि हम मिक्सचर का देखें इन दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, द टोटल वेपर प्रेशर विल बी लीस्ट। इनके लिए वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर कम होने का मतलब होता है देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखें वाटर लिया है HCl और इस सॉल्यूशन में HCl का कंसंट्रेशन है 20.2%। इस पर्टिकुलर मिक्सचर कंसंट्रेशन पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन इन प्योर फॉर्म, HCl का बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन इन प्योर फॉर्म, but at this concentration their boiling point becomes 381.6 Kelvin। मतलब इन दोनों में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 373, इससे भी ज्यादा इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हो गया 381.6 केल्विन। मींस जिस 188 केल्विन HCl का बॉइलिंग पॉइंट है अब वो भी जाकर के 381.6 केल्विन पर बॉयल हो रहा है। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जाकर के 381.6 केल्विन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा हो जाएगा जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तब वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और वही सॉल्यूशन बनाते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अदर एग्जाम्पल्स में भी हम देखें जैसे वाटर एज ए सॉल्वेंट, नाइट्रिक एसिड है 68% जिसमें नाइट्रिक एसिड हो, बाकी रेस्ट ऑफ द वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 359। और इन दोनों से इस कंसंट्रेशन पर बना हुआ जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 से भी ज़्यादा हो गया 393.5। तो ये काफ़ी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक बनने से इंक्रीज हो जाता है।
इसी तरह से वाटर है और ये फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये जब 77% होगा वाटर के साथ तो इसका देखें बॉइलिंग पॉइंट वाटर को 373 है, लेकिन फॉर्मिक एसिड का 374, और इस कंसंट्रेशन पर जो बना हुआ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 380 केल्विन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एसीटोन 20% है, क्लोरोफॉर्म 334.2 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का 329.1, जबकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इससे भी ज़्यादा हो गया है, 334.2 से भी ग्रेटर वैल्यू है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 337.7। तो इस तरह से ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम जनरली जो नाइट्रिक एसिड आता है ये मैक्सिमम 68% ही लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, मतलब इट इज मैक्सिमम जो है प्यूरिफाइड अप टू 68%। 68% नाइट्रिक एसिड का मतलब है कि 68% नाइट्रिक एसिड और रेस्ट ऑफ वाटर। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इसका नाइट्रिक एसिड बनाते हैं वहाँ वाटर भी यूज होता है। अब हम उसको कितना भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेट कर लें फिर भी, लेकिन हम इसके आगे तो उसको, और क्योंकि इस कंसंट्रेशन पर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना मुश्किल है। तो यही है कि नाइट्रिक एसिड हमें जो अवेलेबल होता है वो 68% ही होता है, क्योंकि इस कंसंट्रेशन पर आकर के उसने एजियोट्रॉप बना लिया और फर्दर हम इसके कंपोनेंट्स को अब यहाँ पर फ्रैक्शनल मेथड के द्वारा, डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे अल्कोहल होता है, जो प्योर एथाइल अल्कोहल है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट, मतलब 95.6% ऑफ अल्कोहल इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे ज़्यादा 95.6% ऑफ अल्कोहल से ज़्यादा नहीं मिलता है। उसका भी यही कारण है क्योंकि इस टेम्परेचर पर वह, इस कंसंट्रेशन पर वह एजियोट्रॉप बना लेता है, जिसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो एजियोट्रॉप यहाँ पर जो है ये 2 टाइप्स के हमने पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव मतलब वे प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, जनरली जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसे नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया गया है, दे एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और ऐसी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब वे प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1 है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, इस पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, लेकिन वो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है कि मॉलिक्यूल छोटा है, बड़ा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक है, किस तरह से मॉलिक्यूल है, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलाइट्स है, किसी भी नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इस तरह की प्रॉपर्टीज कहलाती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 इन नंबर्स, ये 4 टाइप्स की होती है। एक है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और 4th है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर में, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये वेपर प्रेशर में मतलब लोबरिंग होना मतलब कमी होना। तो किस कंडीशन में कमी होती है? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये हमने जब राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तभी ये पढ़ा हुआ था। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर भी वहाँ देखा था। तो वही कि जब हम किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और ये भी पढ़ा हुआ था कि बिकॉज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन वेपर फॉर्मेशन में 0 है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स देखें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ की जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
इट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, उसी के बराबर टोटल वेपर प्रेशर होता है, ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस यदि हम देखें एक्चुअली क्या होता है कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेसर देन द, ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आल्सो लेसर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इससे भी मतलब जो है कम होता है, बिकॉज some surface area occupied by the solute particles and lesser the surface area, lesser is the vapor pressure। यदि वेपर सरफेस एरिया कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, बिकॉज इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द टोटल वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब राउल्ट्स लॉ तो वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉन आइडियल के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू यदि हम राउल्ट्स लॉ देखें तो पी ए इज इक्वल टू, तो ये P इज इक्वल टू पी ए और ये वैल्यू हो जाएगी पी ए नॉट एक्स ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है सॉल्यूट का। यदि हम सॉल्यूट को जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर एक्स ए की जगह इसको कन्वर्ट करना है एक्स बी के टर्म में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स ए की वैल्यू तो 1 से मतलब जो है कम होती है, तो सॉल्यूशन हमेशा जो है निश्चित है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इससे तो हमेशा ही कम होगा, इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है, और हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कम मिलता है। तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो ये एक्स ए की जगह पर हम इसको रख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी। अब ये 1 माइनस एक्स बी हमने रख लिया, इसको पी ए नॉट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो ये पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए एक्स बी। तो ये वैल्यू हो जाएगी पी ए नॉट, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, 1 के साथ और एक्स बी के साथ, इसको थोड़ा सा हमको एक्स बी के टर्म्स में लाना है, तो पी ए माइनस पी ए नॉट इसको इधर लेकर के आएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पी ए नॉट एक्स बी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब माइनस साइन को इस तरफ लेकर के आएंगे, तो पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। पी ए नॉट को इधर नीचे लेकर के आएंगे, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। तो यहाँ पर यदि हम देखें पी ए नॉट माइनस पी ए, इट इज ए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सिर्फ है कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, ये वैल्यू इतनी है, जबकि ये जो है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पूरे को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। यदि सिर्फ इतना है तो इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और यह है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड रिलेटिव लोअरिंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट in case if the solute are 2 or more than 2।
तो जैसे पी ए नॉट माइनस पी ए लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वेपर प्रेशर हो या लोबरिंग इन वेपर प्रेशर हो वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या ये बोल सकते हैं इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दस अब हम उस फॉर्मूले से भी देखें, the relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है यदि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है तो। अब इसी से हम इसके सॉल्यूट के मोलर मास को भी फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हमने ये भी रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी पढ़ा। अब इसी को हम यहाँ पर थोड़ा और एक्सपांड करके रख लेंगे, चलते चलेंगे इसमें। एक्स बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको और भी आगे, क्योंकि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसको और भी आगे लिखा जा सकता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फिर अपॉन मोलर मास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इस टर्म्स में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि सॉल्यूशन यदि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो एक तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, बट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि अधिकतर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट, अधिकतर सॉल्यूशन तो डाइल्यूट ही होते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यदि हम कंपेयर करेंगे तो NB इज वेरी वेरी स्मॉलर देन Na, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB इज वेरी वेरी स्मॉलर देन इन कंपैरिजन टू Na मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो NB कैन बी neglected in denominator, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं Na प्लस NB इज इक्वल टू Na। यदि मान लीजिए कि NB की वैल्यू Na के कंपैरिजन में बहुत कम है तो हम NB को वहां से निगलेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में Na प्लस NB, और Na प्लस NB के इक्वल लगभग हम रख लेंगे Na। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू है 1 है पूरा, और 1 में से 0.00001 इतना वैल्यू यदि NB का है तो 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और यही यहाँ पर भी किया गया है, NB को इसलिए निगलेक्ट किया गया है। और अभी जो आ जाएगा, अब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ रख दीजिए, सिर्फ बचेगा NB अपॉन Na। Na प्लस NB की जगह पर ये वैल्यू रखती है Na। अब इसी को एक्सपेंड कर लेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, और ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, Ma अपॉन WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। और यहाँ से हम उसको फाइंड कर सकते हैं MB मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज द MB, और MB इज इक्वल टू हो जाएगा MB इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन
एम बी की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट और इंटू है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से इसको फाइंड भी कर सकते हैं। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर से ही मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करते हैं। अब यदि कभी क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर या हाउ कैन यू शो दैट द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम लगभग उसको mb तक की वैल्यू फाइंड कर देंगे एग्जाम में या कहीं पर भी इसको पूछा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी इसको भी याद रखिएगा कि PA मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PA नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WA है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, WB है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, Ma है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, Mb है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हम रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर को ये बोल सकते हैं कि इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन देखें तो ये रेशियो है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।